तो इकोसिस्टम कोई बता सकता है व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है ना? तो मैं ये बता रहा था कि इकोसिस्टम और दूसरा जो चैप्टर आपका बचा हुआ है, दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े बड़े नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम क्या होता है? और बाकी लोग आज कहाँ गायब है? आमना क्या होता है इकोसिस्टम? बोलो भाई। सब पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन में मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है? नहीं, शायद मेरे फ़ोन में सर कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि ये आपकी सर आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है मुझे। ओके, रुको, रुको। कॉलेज ही हाँ। इकोसिस्टम तो देखो इकोसिस्टम होता क्या है ना? पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो आज 3 ही लोग जुआरिया, तीशा और बाकी लोग किधर गए? मैत्री वगैरह कोई भी नहीं आज, हैं? आज कहाँ गए भाई? बाकी लोग किधर गए? कोई भी नहीं है यहाँ तो इतने कम लोग आज, 7 भी नहीं है। एग्ज़ाम तो नहीं चल रहे किसी के? हाँ जी, किसी को नहीं पता। अ, सर अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ तो पहले भी आ रही थी, क्लियर आ रही थी। हाँ सर, अब वो मैंने चेक कर लिया, सही हो गया। पहले भी आवाज़ क्लियर आ रही थी, आपकी तो क्लियर आ रही थी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम। ठीक है, तो देखो, अभी क्या है इकोसिस्टम क्या होता है, समझो मेरी बात को। इकोसिस्टम क्या होता है कि ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में आके एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं जिससे वो एनर्जी के साइकिल को चलाते हैं। ऐसे किसी भी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये बड़ी आसान सी बात होगी, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। देखो कोई सा भी एक इकोसिस्टम ले लेते हैं, है ना? और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। एक सेकंड दो मुझे, आपको इकोसिस्टम और फिर इकोसिस्टम में फूड चेन कैसे चलती है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और कितने टाइप के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर में एक चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर आपको अगर आपको कोई भी मतलब न्यूज़ में जैसे क्या होता है ना कि कोई भी ल लॉ अगर आपके लिए कोई नया आया हो, तो आपको वो सब लॉज़ वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि रिसेंटली ऐसे क्वेश्चन्स पूछे आते हैं जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन्स भी आपको मिलेंगे। डेज़ कब मनाए जाते हैं? अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आस-पास अगर कोई ऐसा डे हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इकोसिस्टम इकोस हाँ, या दैट इज़ गुड। देखो, तो थोड़ा-सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है ना? देखो यहाँ पर क्या है, ये इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है यहाँ इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है, जिसमें फूड चेन एक चलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये पहले सबसे पहले लाइट की एनर्जी आई, सनलाइट, है ना? लाइट की एनर्जी को जितने सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं या यूँ कहूँ कि जितने सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़्म होते हैं,
चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट हो, वो उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद तो एनर्जी प्लांट के पास आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ये जितने फोटोसिंथेटिक प्लांट है ना, जो प्लैंक्टन के फॉर्म में, इन सबको हर्बीवोर फिशेस खाती हैं। हर्बीवोर फिशेस को ये कार्निवोर फिश खा रही हैं। अब क्या होगा, द डे विल कम दैट दिस हर्बीवोर फिश विल डाई, दिस क्रस्टेशियन विल डाई, दिस कार्निवोर विल डाई, दे ऑल विल डाई, है ना? सब मर जाएँगे। इनकी डेथ के बाद किसी भी तरह से आप ये जो अंदर डिकम्पोज़र पाए जाते हैं, वो डिकम्पोज़र क्या करेंगे, इनके मिनरल न्यूट्रिएंट्स को फिर से इनको, इनकी बॉडी को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, एनर्जी जो आएगी वो फिर से रिलीज़ हो जाएगी, तो एनर्जी फिर से वापस चली जाएगी। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर और बायोटिक दोनों फैक्टर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो और एनर्जी के साइकिल को मेंटेन करें, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। समझ आया? इकोसिस्टम क्या होता है? क्लियर? ठीक है? तो दैट इज इकोसिस्टम। अब देखो, इकोसिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, है ना? समझते हैं बात को। और इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? समझिए। इकोसिस्टम क्या चीज़ है? इकोलॉजी तो आपने पढ़ ली, अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, ठीक है? तो पहला क्या है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा इसका फंक्शनल पार्ट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग अभी पूरे प्लांट वगैरह में भी हम लोग पढ़ते आए, एनिमल में हम लोग पढ़ते रहे। एक पार्ट होता है मॉर्फोलॉजी, दूसरा पार्ट होता है फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, और फंक्शंस क्या है? मतलब वो उसकी फिजियोलॉजी है। अब यहाँ पर हम एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी की टर्म्स में नहीं पढ़ेंगे, उसको मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी नहीं बोलेंगे, राइट? अब देखो, इकोसिस्टम 2 चीज़ों के, या रेदर देन हम ये कह सकते हैं कि 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ। पहला जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर। तो एक तो हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना? और दूसरा क्या हुआ? तो क्या फिजिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है? दूसरा है फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट। दूसरा क्या है? फंक्शनल पार्ट, है ना? तो एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट और दूसरा फंक्शनल पार्ट। अब स्ट्रक्चरल पार्ट में 2 चीजें आती हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? एक होता है क्या? बायोटिक फैक्टर। तो पहले बायोटिक फैक्टर आते हैं। बायोटिक फैक्टर और किससे इंटरेक्ट करते हैं? एबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं? आपस में बायोटिक फैक्टर एबायोटिक से और एबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर से, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब बायोटिक फैक्टर में कौन-कौन आएँगे? बताओ भई आमना, बायोटिक फैक्टर में कौन-कौन आएँगे? सो सारी लिविंग चीजें, ह्यूमन बीइंग्स हाँ, हाँ, सो बात तो सही है। और ठीक है। प्लांट्स एंड ऑल। अरे देखो यार, सीधे-सीधे हम लोग अभी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले आएँगे कौन? प्लांट, ऑटोट्रॉफ, फिर कौन आएँगे? एनिमल्स, मेनली हेटेरोट्रॉफ, और फिर कौन आएँगे? कौन आएँगे फिर? फिर आएँगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? तो मेनली हम इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो बायोटिक फैक्टर में आएँगे। एबायोटिक फैक्टर में कौन-कौन आएँगे? मेजर, एयर, ठीक है? लाइट, वाटर। हाँ, लाइट, लाइट, और कौन आएगा? वाटर वाटर। आएगा, और कौन आएगा? एडाफिक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा लैंड। था ना? सॉइल, सॉइल सॉइल, सॉइल। सॉइल, प्लांट तो बायोटिक में आ गए। सॉइल, है ना? एयर, एक और चीज़ आएगी, टेम्परेचर और प्रेशर, एबायोटिक फैक्टर। ये मेजर एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर, जिसको डाउट हो वो नोट करता जाएगा, ठीक है ना? इनफैक्ट आप डाउट नहीं, आप नोट ही करते हो।
दूसरा आएगा प्रेशर, हम प्रेशर को भी एबायोटिक फैक्टर मानते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साइकिल को चलाने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ किसी इकोसिस्टम का। अब पूछा जाता है कि भाई फंक्शनल पार्ट इकोसिस्टम का क्या, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जब हम फंक्शनल पार्ट की बात करते हैं तो देखिए फंक्शंस इकोसिस्टम के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी इकोसिस्टम का, क्या, खाना बनाना, फूड बनाना। तो क्या बोलेंगे अपन उसको, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है, एनर्जी फ्लो। तो तीसरा फंक्शन है ये एनर्जी फ्लो को मेंटेन करके रखेगा, एनर्जी फ्लो। चौथा क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल। बस इतने में ही पूरा चैप्टर इन्वॉल्व है, इसी के अराउंड घूमता रहेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब आप समझो, एक बात समझो, ये पूरा रूम है, एकदम वेल मेंटेन रूम। अगर इस रूम को मैं 2 साल के लिए बंद कर दूं तो क्या होगा, इसकी वॉल्स ब्रेक होने लगेंगी, है ना। कुछ नहीं होगा, इसकी वॉल्स ब्रेक होने लगेंगी, अपने आप ब्रेक होने लगेंगी, ये पूरा टूटने लगेगा। तो क्या हुआ, ये एक इकोसिस्टम। आपने क्या किया, आपने एनर्जी के फ्लो को रोक दिया। जब मैंने चारों तरफ से सील पैक कर दिया तो ना तो एनर्जी अंदर आ पा रही। अभी क्या हो रहा है, अभी लोग पढ़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी बाहर आ रही है, ठीक है। तो एनर्जी का साइकिल मेंटेन है, ये सिस्टम सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर हम इसके एनर्जी को फ्लो को रोक दें तो क्या होगा, ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इकोसिस्टम में अगर इनमें से किसी भी फंक्शन को रोक दिया जाए तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। अब एक एक करके सब, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोडक्टिविटी। तो पहले आप मुझे बताओ, प्रोडक्टिविटी की यूनिट 2 बार पूछी गई नीट एग्जाम में, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, बता सकते हो, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, एनी वन ऑफ यू। अरे भाई सो प्रोड्यूस करने की क्षमता। प्रोड्यूस करने की क्षमता, ठीक है। हाँ बात तो सही है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यार मेरा आज पता नहीं क्या हो गया, या ये सिस्टम बंद हो गया और ये काम नहीं करता सही से, मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा ठीक से। एक सेकंड दो मुझे, मेरा स्टाइलस एक्चुअली आज तो आपकी क्लास से गड़बड़ा गया मामला। क्या हो गया? थोड़ा सा आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, है ना। मेरा एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या देखिए जरा।
यस सर, स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है? यार वो लिखने वाला पेन सही से काम नहीं कर रहा मेरा। हाँ, वो अजीब सी हैंडराइटिंग बन रही है। हाँ, अजीब सी हैंडराइटिंग। बस 1 सेकंड आप लोग होल्ड करना, थोड़ा 4-5 मिनट आपको लगेगा, है ना? तो आप लोग होल्ड पे रहिएगा। मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ इसको, कुछ गड़बड़ हो गया मामला इसमें। सर आज सब जगह गड़बड़ हो रहा है, हमारी तो फिजिक्स की क्लास भी नहीं हुई। क्यों, क्या हो गया? मतलब उस वक्त तो शायद बहुत पावर कट हो गया था, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं आ रही थी, सर के यहाँ भी नहीं आ रही थी। अच्छा, अच्छा। मतलब सर का मैसेज आया था कि वो नहीं ले पाएंगे क्लास, अच्छा, पावर मेरा कट की। भी शायद ड्राइवर कहीं पे करप्ट हो गया, मुझे लगता है शायद इसीलिए, शायद या ड्राइवर्स में कोई दिक्कत है, सेंसिटिविटी नहीं इसकी गायब हो गई। देखता हूँ मैं इसका ड्राइवर खोल के। वेट टेबलेट, ड्राइवर्स। आज वर्ल्ड एनिमल डे। अच्छा, आज वर्ल्ड एनिमल डे। अच्छा, तो फिर हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए क्योंकि हम लोग भी एनिमल ही है कि नहीं? वी आर सोशल एनिमल, है कि यस नहीं सर, बताओ ना? यस हाँ, सर। प्रोडक्टिविटी। चलो स्टार्ट करते हैं, जिससे काम करता है। अब देखो, समझना है मेरी बात को, ये पूरा समझने वाला खेल है ना? प्रोडक्टिविटी क्या है, अपन निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट पूछी गई थी 2 बार, मैंने क्वेश्चन देखा कि इसकी यूनिट पूछी गई। चलो काम करने लगा, लगता है मतलब भर का काम कर जाएगा। अब देखो क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एरिया है, ए पर्टिकुलर, इट मे बी दिस एरिया में बी, ठीक तो कर रहा है, दिस एरिया में बी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, है ना? तो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना? मतलब 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, ठीक है? तो यूनिट एरिया हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये 1 मीटर ऊपर हो गया, ये 1 मीटर नीचे हो गया, तो हम इसको यूनिट एरिया बोल रहे हैं, है ना? स्क्वायर नहीं लिखते, 1 मीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर का ये हो गया। ये कहीं पे भी किसी भी इकोसिस्टम में, हम पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया, चाहे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की बात करें, कहीं की भी बात करें। अब क्या होता है, ये पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो हम लोग बोलेंगे यूनिट यूनिट मीटर एरिया। अब ये 1 स्क्वायर मीटर का जो भी एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में सनलाइट पड़ रही है ना? तो यहाँ पे कुछ प्लांट होंगे, अब यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट के पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो आप देखो, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, दिस इज लाइट एनर्जी। लाइट की वजह से यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है।
फूड की जगह अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर। अब हम देखते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर बना, तो 1 साल में कितना ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन, कितना 1 ईयर में कितना ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन, तो 1 ईयर। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर को किस पे काउंट किया जाए, या तो ड्राई वेट में काउंट कर लेते हैं मास के फॉर्म में, मास के फॉर्म की जगह हम क्या करते हैं, इसको किलो कैलोरी के फॉर्म में काउंट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं पूरे साल भर में जब फोटोसिंथेसिस से कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, मतलब कितनी लाइट की एनर्जी कितनी किलो कैलोरी एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, कितनी किलो कैलोरी में। तो हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलो कैलोरी ड्राई मास फॉर्म्ड पर यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है ना, एंड पर ईयर, ये होगा ना यूनिट, क्लियर है। तो यस किलो सर। कैलोरी स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी यूनिट हो जाएगी प्रोडक्टिविटी की। अब प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉप्स per unit area in a year by the process of photosynthesis is called productivity of that particular part। अब देखो, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात ओशंस में करते हैं, तो ओशन में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लोगे, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लांट को कंसीडर करोगे, वहां पे जितना भी बायोमास, चाहे फिशेस हो, चाहे कोई दूसरा एनिमल हो, एनिमल्स को भी लेंगे, क्रस्टेशियंस को भी लेंगे, और साथ में किसको लेंगे, एल्गी को भी लेंगे, सबको हम लेंगे, और ऊपर से नीचे तक स्ट्रेटा को लेंगे। तो प्रोडक्टिविटी वाटर इकोसिस्टम की ज्यादा होगी कि फॉरेस्ट की, अरे भाई फॉरेस्ट में तो एक लेयर है वाटर। प्लांट की, वाटर में क्या होगा, ऊपर फंजा, ऊपर मान लीजिए ये है क्या बोलते हैं, एल्गी है, उसके नीचे फिशेज है, उसके नीचे फिशेज, उसके नीचे फिशेज, तो 1 मीटर का कॉलम है बहुत गहरा, जितना गहरा ओशन है उतना कॉलम है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी यस हमेशा सर। ओशन की से ज्यादा होगी लैंड से, क्लियर है कि नहीं। ठीक। यस सर। अब देखो, ये जो हमने अभी बात की, ये है भाई साहब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या है, दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नोट करो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट में नोट करते हो, है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is the amount of biomass, the amount of biomass or organic matter, the amount of biomass or the organic matter produced per unit area, produced per unit area, per unit area over a time period of, over a time period, over a time period during photosynthesis, over a time period during photosynthesis, over a time period during photosynthesis, right। अब देखो, तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी वाली बात हो रही थी, तो प्रोडक्टिविटी की आप यूनिट लिख दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो, ये हुई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी की एक तो यूनिट हो गई किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दूसरी एक और हो सकती है किलो कैलोरी, नहीं नहीं नहीं, दूसरी होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, ये बायोमास के टर्म में है, और ये एनर्जी के टर्म, ये वाली बायोमास के टर्म में, नीचे वाली बायोमास के टर्म में जो हम देखते हैं, और ऊपर वाली किसमें, ऊपर वाली एनर्जी के टर्म्स में, है ना। तो दोनों अलग अलग टर्म्स में, ठीक। अब देखो, अब आ जाते हैं, ये तो थी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब दूसरी प्रोडक्ट, फिर प्राइमरी फिर क्या सेकेंडरी भी होती है, नहीं, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होती है, लेकिन दूसरी देखते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब देखो क्या मतलब हुआ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का, ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप देखिएगा विल गेट कंफ्यूज, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज। अब देखो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में हम लोग क्या देखते हैं, अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी प्लांट ने फूड बनाया है ना, तो अगर किसी भी प्लांट ने फूड बनाया हुआ है, तो अब वो फूड बना के खुद भी तो यूज करेगा ना, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमने देखा, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या हम लोग कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जितनी प्रोडक्टिविटी हुई। अब इन प्लांट्स ने जो टोटल फूड बनाया, मैं कहता हूं कि 100 किलो कैलोरी बनाया, तो 100 किलो कैलोरी उन्होंने आपके लिए थोड़ा ना बनाई है, स्टोर करने के लिए थोड़ा ना बनाया, उसमें 10 हो तो खा भी तो जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी तो प्लांट में चलती रहती है, चलती कि नहीं चलती, फोटोसिंथेसिस के साथ में, है ना। तो खुद वो अपना फूड खुद के लिए भी तो कंज्यूम करेंगे, तो क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस। तो प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने फूड बनाया और प्लांट ने कुछ फूड क्या किया, अपने लिए यूटिलाइज कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस रिमूव कर देंगे, तो हमारे लिए क्या आएगा, नेट प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअल में अगर प्रोडक्टिविटी को हम लोग काउंट करें, तो हमें काउंट करना पड़ेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को काउंट करने से एक्चुअल में नहीं पता चलेगा कि नेट में प्रोडक्टिविटी कितनी हुई। ठीक है, क्लियर है। सर इसका मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही होती है। हाँ, वही होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग ग्रॉस प्राइमरी, जैसे जीडीपी बोलते हैं ना, वैसे ही भी। यस सर। ठीक है, अब देखो नोट कर सर जो लिया। आपने हाँ, बोलो बोलो। सर आपने पिछले वाली स्लाइड में एक और यूनिट लिख पाई थी, वो बता दीजिए, लिख नहीं ये पा है रही थी। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कितना ठीक बायोमास है। बना, तो हमने ऑर्गेनिक मैटर को देखा कितने ग्राम बना, 1 साल में बना, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर में बना। तो पर मीटर स्क्वायर में 1 साल में, है ना, कितना बना, 1 होगा ओके माइनस, सर। है ना। ये इसका मास बायोमास के टर्म में हमने काउंट कर लिया, ड्राई बायोमास, और ये एनर्जी के टर्म्स में काउंट कर लिया। एनर्जी के टर्म्स में मेजर करना ज्यादा बेटर है। अब देखो, तो हम कह सकते हैं क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, इसको जीपीपी बोला, जीपीपी और माइनस रेस्पिरेटरी लॉस को आर बोला, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। क्लियर है, ठीक है, यस समझते सर। जाना, जहां ना समझ में बता देना, वैसे इजी है ये, इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट है, अब आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, समझिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कि न्यू ऑर्गेनिक मैटर कितना फॉर्म हो, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि मुर्गे ने दाने खाए या प्लांट खाए, ठीक, तो अभी क्या हुआ, उसने अपने अंदर बायोमास कलेक्ट कर लिया, कहां से, प्लांट से कनेक्ट कर दिया, तो प्लांट ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मुर्गे के अंदर जो आया वो क्या हुई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, आपने मुर्गे को खाया और अपना मांस बढ़ा लिया, ठीक है, तो आपकी भी अंदर भी जो प्रोडक्टिविटी आई, कितना हुआ, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि नेक्स्ट लेवल पे कितना बायोमास का एडिशन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। प्राइमरी यस सर, फिर से प्रोडक्टिविटी, समझा दीजिए प्लीज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, ऑटोट्रॉफ ने कितना बनाया, है ना। देखो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यहां पर ऐसा तो है नहीं कि प्लांट ही सिर्फ रहते होंगे, तो जितने सारे प्लांट थे, उन सब प्लांट ने जो एनर्जी स्टोर की, उसको हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बुलाया। अब क्या हुआ, इसी 1 मीटर स्क्वायर में 10 रैबिट रहते थे, इन 10 रैबिट्स ने क्या किया, ये रोज रोज प्लांट को खा रहे थे, तो प्लांट की बॉडी से बायोमास लेकर के अपनी बॉडी में भी तो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे थे नहीं करते, बताओ, है कि नहीं। सर अपनी प्लांट की बॉडी में बॉडी से ये बायोमास लेकर के अपनी बॉडी में भी तो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने यस अपनी सर, बॉडी में जो भी बायोमास प्रोड्यूस किया, उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया कि नहीं है, देखो, समझ आ गया। मैंने कहा कि जितने भी प्लांट है, सब प्लांट ने क्या किया, 1 साल में ड्राई मैटर 10 किलोग्राम मास इकट्ठा किया, ठीक है ना। अब देखो, तो प्लांट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 10 किलोग्राम। अब यहां पे रैबिट रह रहे थे, साल के स्टार्टिंग में जनवरी 1 को मैंने देखा कि ये जितने भी 10 रैबिट थे, इन सब 10 रैबिट का जो वेट था वो 20 किलोग्राम। साल के आखिरी में इन 10 रैबिट का वेट कितना हो गया, ये 38 किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो 20 से 38 हो गया ना, कितना डिफरेंस आया, 18 किलोग्राम। ये 18 किलोग्राम का वेट कहां पे आया, कहां से आया, मास कहां से आया, बताओ। प्लांट्स को खा के। प्लांट को खा के आया कि नहीं आया, बताओ, यस सर। बोलो भाई।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये 10 किलोग्राम क्या था? इट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये 18 किलोग्राम क्या था? दिस इज सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ गया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, secondary productivity is the rate of formation of new biomass, rate of formation of new biomass by consumer। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? प्रोड्यूसर की, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा किसकी होती है? कंज्यूमर। क्लियर है? बताते जाओ, समझ में आया तो बताते जाइए कि समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे की कहानी समझते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिए। The annual net primary productivity of whole biosphere, annual net primary productivity of whole biosphere is annual net primary productivity of whole biosphere is 170 billion, is 170 billion ton, 170 billion ton of dry weight। ड्राई वेट समझते हो? डिहाइड्रेट कर दिया जाए, 1 किलोग्राम गाजर आपके पास है, वो ड्राई वेट नहीं है, अपन क्या करेंगे, उस कैरेट से पूरा का पूरा वाटर निकाल देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे, तब उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फुल स्टॉप। despite of covering 70% area, despite of covering 70% area, productivity of ocean is 55 billion ton, 55 billion ton। ठीक है, तो पहला हमने इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी। बताओ प्रोडक्टिविटी सबको समझ में आ गई? सेकंड फंक्शन है डिकम्पोजिशन। अब देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है, सेकंड फंक्शन समझते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को, अब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कितने कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन होता है, तो किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होने में सबसे पहले उसका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद मतलब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या होता है? लीचिंग होती है। अब लीचिंग क्या होती है? ब्रेक होने के बाद मॉइस्चर के साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो जमीन में या सॉइल में नीचे की तरफ पर्कुलेट होना स्टार्ट करते हैं, तो नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लीचिंग होती है। लीचिंग होने के बाद अब क्या होता है? अब जो मिनरल थे वो तो लीच आउट हो गए, नीचे की तरफ चले गए। अब उसके बाद क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। क्यों, क्या मतलब हुआ? बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक करने का काम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मैटर ब्रोकन, तो उनको ब्रेक कर दिया जाता है। अब कैटाबॉलिज्म के बाद फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, तो सॉइल की अपर लेयर का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन मतलब सॉइल
upper organic rich matter formation। तो सॉइल की अपर जो लेयर जिसमें ऑर्गेनिक से रिच है उस मैटर का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन होता है। आप वो जो सॉइल की अपर लेयर है उसको धीरे धीरे बैक्टीरिया ब्रेक करके मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। और जो मिनरल साइकिल होती है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई इसी को हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस चेन बोलते हैं। डेट्रिटस चेन। समझ आया क्या कुछ? डेट्रिटस चेन, यस सर। बोलो समझ आया क्या? बताते जाओ, आना कुछ कुछ बताते जाओ। बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, यस sir. सर, आवाज नहीं आया आ रही? समझ में। आमना कुछ कह रही है क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है सर? आमना, आई एम अनेबल टू लिसन यू। हेलो, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर, आ रही है। हाँ, अब आपकी भी आवाज आई। अभी तक आप लोगों की आवाज नहीं मुझे आ रही थी। ठीक है ना? ओके, तो देखो, अब समझो मेरी बात को। फ्रेगमेंटेशन क्या है, कौन करता है फ्रेगमेंटेशन? जल्दी जल्दी बताते हो, नोट करते जाओ। लाइक अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन, लाइक अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अर्थवॉर्म और दूसरा स्नेल फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी पत्तियों को तोड़ के छोटी छोटी पत्तियों में कन्वर्ट कर देते हैं। लीचिंग क्या होता है? और एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लीचिंग को प्रमोट करती है, मैं बता भी चुका हूं उसको। कौन सी ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो लीचिंग को प्रमोट करती है? नोट करो। वाटर soluble inorganic material, वाटर soluble inorganic material। अब अर्थवॉर्म वगैरह ने इन्होंने क्या किया, पत्तियों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके ब्रेक कर दिया। लीचेस ने क्या, उसने क्या किया, स्नेल ने क्या किया। अब वो मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बारिश हुई। बारिश होने के बाद उसमें जितने भी मिनरल्स हैं वो उस बारिश के पानी में घुल जाएंगे। घुलने के बाद वो सॉइल में नीचे की तरफ पर्कुलेट करना शुरू करेंगे। हम इस प्रोसेस को लीचिंग बोलेंगे। लेकिन ये खराब है। इससे क्या होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। नोट करो। वाटर soluble, अंडरलाइन करेंगे इनऑर्गेनिक, वाटर soluble inorganic material and nutrient goes down into soil and get precipitated, goes down into soil and get precipitated. It is called leaching. Goes down into soil and get precipitated. It is called leaching. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लीचिंग कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये मेरा क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो लीचिंग को प्रमोट करती है? समझो बात। उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर में तीनों जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट है, वहां पे पत्तियां गिरती हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन लीचिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी तो है लेकिन टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से लीचिंग नहीं हो पाती। लेकिन असम वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, वहां पर क्या है, असम वाला, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे लीचिंग ज्यादा। तो नोट करेंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। स्टार बना के लिखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर promote the humid climate and high temperature promote the process of leaching. Full stop. Low temperature and low humidity, low temperature
and low humidity. Low temperature and low humidity stops the process of leaching. अब आ जाते हैं ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन क्या प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म नोट कर लो, कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई degrade detritus with the help of degrade detritus with the help of their enzyme, this is called catabolism. अब आते हैं ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन क्या प्रोसेस, समझिए। द प्रोसेस ऑफ accumulation of dark colored amorphous organic matter addition in the top layer of soil is called humification. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे। सर एक पॉइंट रिपीट करेंगे एक बार? क्या बेटा? ये पॉइंट रिपीट करते एक बार। अच्छा, सेम लैंग्वेज की गारंटी देखो नहीं होगी है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको खुद से कंपोज करके बता रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ dark colored amorphous organic matter addition in soil is called ह्यूमिफिकेशन। तो सॉइल के ऊपर वाले में ब्राउन कलर का जो डार्क कलर पत्तियों का लीव्स वगैरह का ब्रेक किया हुआ ऑर्गेनिक मैटर जो एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ह्यूमस। और ह्यूमस का ऐड हो जाना सॉइल में क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अब ये जो ह्यूमस है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सॉइल में जो ऐड है, इसको फर्दर बैक्टीरिया फिर से ब्रेक करते हैं, जिससे क्या होता है, ये ब्रेक होकर के मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है और ये मिनरल सॉइल में ऐड हो जाते हैं निचली लेयर में, इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो नोट करेंगे, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स which releases inorganic matter, and the process is called, which releases inorganic matter, and the process is called mineralization. ठीक है, क्लियर भाई? सब पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। तो हमने दूसरा फंक्शन पढ़ लिया डिकम्पोजिशन, है ना। तो हम इकोसिस्टम के फंक्शन पढ़ रहे थे। पहला वाला फंक्शन क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी। दूसरा फंक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन। तीसरा वाला फंक्शन पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, तो हेडिंग डालिए एनर्जी फ्लो, दैट इज द थर्ड फंक्शन। अब देखो, समझते हैं ये बात को। तो मैं आपको एक फूड चेन बताता हूं, है ना।
तो सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले जो लोग आते हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस एंड ट्री। मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन? सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉफ, जो प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ पे एग्जांपल आ गया। अगर हम ओशन की बात करेंगे तो हमारे आएंगे फाइटोप्लैंक्टन। तो हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करेंगे। अब दूसरे अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हो सकता है लैंड में सिर्फ ग्रासेस हो, और अगर दूसरे कौन सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। तो ये सब मेजर ऑटोट्रॉफ है प्रोड्यूसर। इन सबको एनर्जी जो मिली वो एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक था, एंड दैट वाज सन। तो सन वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर्ड एनर्जी टू दिस इकोसिस्टम एंड ऑटोट्रॉफ ट्रैप्ड देम। अब क्या होता है इन ऑटोट्रॉप्स को, है ना? तो पहले हम लोग समझ लेते, पूरी फूड चेन को समझ लेते, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये जितने भी प्रोड्यूस थे इनको खाएगा कौन? इनको खाएंगे कंज्यूमर, है ना? तो कुछ कंज्यूमर्स खाएंगे, तो कौन खाएगा? ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर हो गया, तो ग्रॉस हॉपर ने इसको खा लिया, ठीक है? ग्रॉस हॉपर ने ग्रास को खा लिया, ठीक है? फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खा लिया। जू प्लैंक्टन छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन खा लिए, ठीक है? और काऊ वगैरह हो गई, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन इसमें नहीं आएगा, काऊ वगैरह हो गई। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन प्रोड्यूसर्स को खा लिया, ठीक है? तो सबसे पहले जिन्होंने, क्या हुआ कि चलो पहले बाद में बताऊंगा, पहले फूड चेन ही बताता हूँ। अब इसको किसने खाया? ग्रॉस हॉपर को। ग्रॉस हॉपर को बर्ड ने खा लिया, है ना? जू प्लैंक्टन को किसने खा लिया? फिश ने खा लिया, किसी फिश ने इनको खा लिया, ठीक है? और काऊ वगैरह को किसने खा लिया? किसी वुल्फ ने खा लिया, है ना? अब देखो इन सबको खाने की कैपेबिलिटी कौन कहते हैं? मैन। और कौन खा सकता है? लायन खा सकता है, लायन, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या किया कि ये जो लोग सबसे पहले इस फूड चेन में, तो सबसे पहले एनर्जी का सोर्स था सन। तो सन से एनर्जी जिनमें आई उनको हमने कहा प्राइमरी प्रोड्यूसर। वे कौन थे? तो सबसे पहले एनर्जी जो कैप्चर करने का काम करते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर से वो जितने भी हर्बीवोर थे उन हर्बीवोर ने खाया, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? तो प्राइमरी कंज्यूमर मेनली कौन है? दे आर मेनली हर्बीवोर। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में चली गई। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर बोलते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? ये है तो कार्निवोर, लेकिन ये ऐसे कार्निवोर हैं जो किसी दूसरे कार्निवोर को नहीं खाते, ये हर्बीवोर्स को। लेकिन इनको और इनको दोनों को खाने वाले कौन होते हैं? तो दे आर कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के लिए ही हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वी आल्सो कॉल देम टॉप कंज्यूमर। और इसके ऊपर फूड चेन में कोई नहीं होता क्योंकि टॉप के होते हैं, टॉप कंज्यूमर, है ना? तो टर्सरी कंज्यूमर या फोर्थ कंज्यूमर लेवल पे हो गया, ठीक है? तो अब ये फूड चेन कैसे चलती है? ये तो फूड चेन में एनर्जी कहां से आई? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है? ऊपर आप देख पा रहे हैं फूड चेन एग्जांपल के फॉर्म में चल रही है। अब देखिए यहां पर हमेशा और हमेशा अब हम बात हैं ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं हमेशा उनको रखा जाता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो दे कम्स इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्लांट आते हैं, ऑटोट्रॉफ आते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं। अब देखिए सेकेंडरी, यहां पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको हम लोग कहां पे रखते हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ये हमेशा किसमें आते हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? आप तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन आएंगे? हर्बीवोर हमेशा कहां पे आएंगे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। बस यही पूछ लिया जाएगा और आपका दिमाग वहां पे घूम जाएगा, ठीक है? देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, मैं आपको सब चीजें एक ही जगह पे बता रहा हूं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अब इसके बाद जो कार्निवोर होते हैं, है ना, प्राइमरी कार्निवोर, ये कहां पे आएंगे? ये भाई साहब आएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है?
टॉप कंज्यूमर हमेशा कहाँ पे आएंगे, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉप कंज्यूमर कहाँ पे आएंगे। आपको लगेगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, नहीं भाई साहब, ये आएंगे फोर्थ ट्रॉफिक। क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। सबको बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके बताओ मुझे, कॉपी कर लो इसको। नोट करके बताइए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक क्वेश्चन और आप पूछा गया था नीट में, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, इससे पूछा, स्टैंडिंग क्रॉप से क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल देके पूछ लेगा इसमें स्टैंडिंग क्रॉप क्या है या कितनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक देयर इज ए लाइक वाटर इकोसिस्टम एंड इतने टन इसमें जू प्लैंकटन है, इतने फाइटो प्लैंकटन है, इतनी फिशेज हैं, इतने, इसमें इसकी स्टैंडिंग क्रॉप कितनी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। डन सर। ठीक है, आप नोट करिए। क्या नोट करूँ? हाँ, organism occupy a specific place in food chain. Organism occupy a specific place in food chain, a specific place in food chain that is known as trophic level. That is called trophic. और बहुत सारी फूड चेन मिलकर के फूड वेव का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? नो सर। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेट्रिटस फूड चेन? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको हम डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, है ना? तो डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है? सिंपल है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल। आप ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, है ना? तो फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा? डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे और उसके बाद क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा। फर्दर बैक्टीरिया फिर से ब्रेक करेंगे, मिनरलाइजेशन। हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन। नोट कर लो। इज इट बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर and it begins with dead organic matter and it is made up of mainly decomposer
ठीक है, एंड सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स एंड सैप्रोफाइट्स। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है बताइए, कौन बताएगा व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फूड चेन का ही पार्ट। देखो, आपके पास एक पॉन्ड है, ठीक है, और पॉन्ड में क्या है, आपने बहुत सारी प्लांट्स उगा रखे हैं, मतलब लिली वगैरह उगा रखे हैं, और कुछ एल्गी भी उगा रखे हैं, उसमें फिशेस भी रहती हैं, है ना, और फिशेस को खाने वाले कुछ दूसरे भी कार्निवोर भी उसमें रहते हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे स्टैंडिंग क्रॉप कितनी है, तो आप देखोगे कि उसमें कितनी हर्बीवोर फिशेस हैं। उन पूरी हर्बीवोर फिशेस का जितना एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना मास होगा, उसको हम बोलेंगे क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम पे 1 या 100 टन फिश है, तो मैं बोलूंगा स्टैंडिंग क्रॉप कितना है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे स्टैंडिंग क्रॉप कितना है, मैं बोलूंगा 100 टन। अब वहीं पर मेरे पास जो प्लांट पार्ट है, मतलब जो जितने मैंने प्लांट लगा रखे हैं उस पॉन्ड में, उनका जो मास है वो सिर्फ 50 टन है। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आप पूछते हो कि कितना स्टैंडिंग क्रॉप है, तो क्या मैं बोलूंगा 50 टन। ठीक है, यस सर। तो नोट कर लो स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉपिक लेवल, each trophic level have certain mass of living substance at particular time, we call it at particular time, we call it standing crop, we call it standing crop. Next point, standing crop is always measured by the living mass present in per unit area, living mass present in per unit area। ठीक है, ठीक, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं आप बता पाते नहीं बता पाते। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, पिरामिड से आते हैं क्वेश्चन, देखना। जो फॉरेस्ट का पिरामिड होगा, फॉरेस्ट पिरामिड फॉर पिरामिड ऑफ नंबर, तो फॉरेस्ट पिरामिड जो होता है पिरामिड ऑफ नंबर के लिए कैसा होगा, अपराइट, डाउनवर्ड मतलब इन्वर्टेड, डाउनवर्ड नहीं इन्वर्टेड, अपराइट, इन्वर्टेड, डिशेप्ड, ठीक है, और डी नन ऑफ एबव। अरे फंस गए, आमना कैसा होगा, तीशा बताओ कैसा होगा। ए। हाँ ए। अनुष्का कैसा होगा, देवांशी, जुआरिया बताओ भाई कैसा होगा। कन्वर्टेड, डिशेप, ये इसका आंसर होगा, डिशेप और इरेगुलर।
ये कैंसिल होगा। देखो आप फंस गए, पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ मैंने पूछा है और आप क्वेश्चन देखोगे, बिलीव ऑन मी आप फंस जाओगे 100%, अगर आपने नहीं पढ़ा या आपने सिर्फ जस्ट एक बार जैसे ग्लांस कर लिया तो आप फंस जाओगे। देखो इक्वालिटी का क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं तो आप फंस किसी भी जगह पे जाओगे, क्योंकि ये यही ब्यूटी है इसकी, क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है। चलो समझते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या चीज, सिंपल है, क्या चीज होती है इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या होता है, चलो नोट करो। relationship between different trophic level, relationship between different trophic level in terms of number, biomass, in terms of number, biomass and energy is represented by pyramids। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखो जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं अलग अलग एग्जांपल। जो मैं आपको एग्जांपल बता दूं वो तो आप 100% याद रखें। तो पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं ग्रास लैंड का, बोलते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम का देखते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का जब मैं पिरामिड बनाऊंगा, ये हमेशा अपराइट रहेगा फॉर पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर के लिए हमेशा हमेशा अपराइट रहेगा। देखो कैसे अपराइट रहेगा वो मैं आपको बताऊं। ये हमेशा अपराइट ही बनेगा, ऑलवेज इट विल बी अपराइट। हमेशा पिरामिड के बेस पे हम लोग किसको लिखेंगे, तो पिरामिड के बेस पे हम लोग रखते हैं किसको, प्रोड्यूसर को। याद रखना, मैं एक बार लिख दूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सबसे हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूसर, फिर दूसरे नंबर पे प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब हर भी को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्सरी से ऊपर तो कंज्यूमर कोई हो ही नहीं सकता है ना, ये कौन होंगे, चाहे आप टर्सरी बोलो और चाहे टॉप कंज्यूमर बोलो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पिरामिड के बेस में ग्रास लैंड में कौन आएगा, ग्रासेस आएगी। तो अब अगर आप नंबर की बात करो तो किसी भी ग्रास लैंड में खेत में ग्रासेस के नंबर सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद ग्रासेस को खाने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके नंबर इन ग्रास के प्लांट से कम होंगे, ठीक है। इन इंसेक्ट को खाने वाले जितने भी स्नेक और लिजार्ड वहां पाए जाते होंगे, स्नेक है ना, तो स्नेक के नंबर इंसेक्ट से कम होंगे, और इनको खाने वाले, स्नेक को खाने वाले जो ईगल होगी उस ग्रास लैंड में, उसके नंबर इनसे कम होंगे। तो धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। तो सिस्टम कैसा बनेगा, कैसा होगा ये अपराइट। तो हमेशा पिरामिड कैसा बनेगा, हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ग्रास इकोसिस्टम वाला सीधा बनेगा, नोट करते जाओ, है ना। पॉन्ड वाला कैसा बनेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम का सेकंड है नंबर ऑफ पिरामिड फॉर पॉन्ड इकोसिस्टम। बताओ आमना कैसा बनेगा, चलो देख लिया जाए। पॉन्ड तो उसमें भी इकोसिस्टम, सही होगा। हाँ फिर अपराइट होगा, डिशेप्ड होगा, कैसा होगा बताओ। आप राइट कह रही थी मैं। ठीक है, अब वेरी गुड, अपराइट ही होगा इसमें। ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉन्ड वाला कैसा बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर पॉन्ड का कैसा बनेगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन वहां पर बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये भी हमेशा अपराइट ही बनेगा। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं निकलेगा, सीधे सीधे ये बता देता हूँ। देखो तो इसमें सबसे नीचे कौन आएंगे, एल्गी, नो डाउट एल्गी के नंबर बहुत ज्यादा होंगे। फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल सही बात है, फाइटोप्लैंक्टन के नंबर सबसे ज्यादा होंगे, है ना। अब उसके बाद एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाली स्मॉल फिशेस, इनके नंबर कंपेरिजन में कम होंगे, या यूं कहें हर्बीवोर फिशेस, इनके नंबर कम होंगे। स्मॉल फिशेस को खाने वाली कार्निवोर लार्ज फिशेस, नो डाउट लार्ज फिशेस के नंबर और कम होते जाएंगे।
और इनको सबको खाने वाले क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के नंबर और कम होंगे। तो कैसा हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। नोट कर लो, फिर बताता हूँ, फिर आपको फॉरेस्ट वाला बताता हूँ जो मैंने आपसे पूछा था। हो गया डन? यस ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पिरामिड में पूछा था, फॉरेस्ट वाला देखो। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैंने कहा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इरेगुलर या डिशेप्ड बनेगा, ठीक है। अब देखा जाए ये इरेगुलर कैसे बनेगा, इरेगुलर बोलो और चाहे डिशेप्ड बोलो, देख लेते हैं इरेगुलर या डिशेप्ड ये कैसे बनने वाला है। देखो, तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा ट्री है, बनियान ट्री, लार्ज ट्री, उसके नीचे खूब सारी घास उगी हुई है। वो बनियान ट्री अपने आप में इतना बड़ा, नंबर में तो सिर्फ एक है, एक ही है और बहुत बड़ा सा है, ठीक है। वो अपने आप में खुद में एक इकोसिस्टम है। तो लार्ज ट्री आ गया। अब वो लार्ज ट्री, इस ट्री में कुछ एलिफेंट इसके पत्ते खाने आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। कुछ डियर इसके नीचे घास चरने आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। कुछ बर्ड्स इसमें रहती है जो इसके फ्रूट्स और नट्स खाती हैं, ठीक है, सब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इनके नंबर कंपैरिजन टू ज्यादा होंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है, प्रोड्यूसर तो सिर्फ एक ही है नंबर में। आप इन एलिफेंट, इनको खाने वाले, मतलब डियर को, बर्ड्स को, इनको खाने वाले जो सेकेंडरी मतलब कंज्यूमर होंगे, है ना, मीन्स कार्निवोर होंगे, तो स्नेक आ गया, वोल्फ आ गया, ठीक है, ये इनको खाएंगे। इनके नंबर कंपैरेटिवली फिर कम हो जाएंगे, और इन सबको खाने वाले लायन आ गया, ईगल आ गया, उनके नंबर और कम हो जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, पहले स्मॉल से फिर लार्ज हुआ, फिर मतलब पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर बोलेंगे। क्लियर है? चलो इसी बात पे एक और बता दो क्वेश्चन, एक आखिरी वाला पिरामिड ऑफ नंबर बता दो। पैरासाइट फूड चेन कैसे बनेगी, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पैरासाइट फूड चेन, पैरासाइट फूड चैन का पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनेगा, बता सकते हो? चलो मैं बता के बताऊं, इन्वर्टेड बनेगा, देखो कैसे बनेगा इन्वर्टेड। देखो, तो सबसे पहले आएगा ट्री। अब ट्री पे जो रहती हैं बर्ड्स, जो इसके फ्रूट्स वगैरह खाती हैं, है ना, तो ट्री पे पैरासाइट कौन है, बर्ड्स पैरासाइट है। बर्ड्स पे पैरासाइट लाइक टिक्स, माइट ऑन बर्ड, तो बर्ड के ऊपर टिक्स और माइट पैरासाइट पाए जाते हैं। इन टिक्स और माइट्स के ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं। देखो, ट्री एक है, ट्री पे रहने वाली बर्ड्स बहुत सारी, उन बर्ड्स के ऊपर रहने वाले हर पर बर्ड पे पैरासाइट जो है, टिक्स और माइट्स बहुत सारे,
उन टिक्स और माइट्स के ऊपर रहने वाले बैक्टीरिया और सारे, तो कैसा हो गया? इन्वर्टेड। तो हमेशा जो पैरासाइट फूड चेन होगी उसका पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। फॉरेस्ट वाले पे टी शेप बनेगा, पॉन्ड वाले पे अपराइट बनेगा, ग्रासलैंड वाले पे अपराइट बनेगा। नोट कर लिया? एक सेकंड सर। हाँ ठीक। डन सर। अब देखो, अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड वाला जो था वो पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट बना हुआ। यहां पर भी आप देखोगे अपराइट ही बनेगा ग्रासलैंड वाला। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले देखो आते हैं, तो सबसे पहले आ गया इस पे ग्रासेस। तो नो डाउट ग्रासेस का यहाँ पे हम बायोमास देखते हैं, तो ग्रासेस का बायोमास बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। समझ लेते हैं, मान लेते हैं 100 टन हुआ, 100 टन। ठीक है। आप ग्रासेस को खाने वाले जो रैबिट और माउस होंगे, तो रैबिट और माउस ये ग्रासेस पे डिपेंडेंट है ना, इनका बायोमास कंपैरेटिवली कम होगा। तो इनका बायोमास कम होगा। इनको खाने वाले स्नेक, उनका बायोमास तो और कम होगा। और स्नेक को खाने वाले ईगल, उसका बायोमास और। तो धीरे धीरे बायोमास डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये 100 टन होंगे, ये 25 टन ही होंगे, है ना। और ये 5 टन ही होंगे, और ये 1 टन ही होंगे, है ना। तो धीरे धीरे बायोमास घटता जा रहा है। तो कैसा बनेगा? अपराइट। लेकिन दूसरा हमने देखा था जो पॉन्ड वाला था, वो पॉन्ड वाला वहां पे कैसा बन रहा था? पॉन्ड वाला इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर में सीधा बन रहा था, सीधा बन रहा था ना, अपराइट। यस सर। पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बनेगा, यहाँ पे अपराइट नहीं होगा। पॉन्ड वाला यहाँ पे कैसा हो गया? उल्टा हो जाएगा। देखना कैसे, देखो पॉन्ड वाला कैसे उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। देखो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, इनका अगर मास निकाला जाएगा तो नंबर में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका मास बहुत कम निकलेगा। ठीक है। इन पे डिपेंडेंट आप स्मॉल फिशेस देखेंगे तो स्मॉल फिशेस का मास इससे ज्यादा होगा। स्मॉल फिश को खाने वाली जो लार्ज फिशेस होंगी उनका बायोमास इससे भी ज्यादा होगा। आप ये देखेंगे तो ये तो आपको 20 टन ही निकलेंगे। इनको खाने वाली ये जो फिशेज हैं आपको 30 टन से ज्यादा निकलने देंगी। ये 50 टन हो गई, है ना। तो ये कैसा हो गया? इन्वर्टेड बनेगा। ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि पॉन्ड इकोसिस्टम बायोमास के टर्म्स में कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। फॉरेस्ट वाला कैसा बनेगा बता सकते हो, जो उसमें डिशेप था नंबर वाले में? सर उसमें मेरे ख्याल से अपराइट बनेगा अब। अपराइट बनेगा। उसमें डिशेप था, इसमें अपराइट बनेगा। नोट कर लो, वो भी बना के बताता हूँ।
डन सर। अब बायोमास की हम लोग जब बात करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वहां पे ट्री का नंबर तो सिर्फ एक था, लेकिन भाई साहब जब आप ट्री के मास को देखोगे तो उसका मास तो बहुत ज्यादा होगा। बायोमास एक पीपल के ट्री का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उस पे कंपैरेटिवली उस पे डिपेंडेंट जितने लोग थे उन सबका बायोमास धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले हमने देखा एक बनियान ट्री, लार्ज बनियान ट्री, बहुत भारी मास होता है, उस पे डिपेंडेंट डियर और एलिफेंट, सबका मास निकाल लो, उससे कम होगा। बर्ड, इनका मास सबका मिला के कम होगा। इन पे डिपेंडेंट फॉक्स वगैरह, वुल्फ वगैरह, इनका मास उससे कम होगा। इस पे डिपेंडेंट लायन जो है, इसका मास इससे कम होगा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोमास के टर्म्स में कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा बनेगा हमेशा, ये हमेशा अपराइट बनेगा। क्यों, राइट बनेगा। क्योंकि जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक कम लेवल, होगी। हाँ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब भी एनर्जी जाएगी तो एनर्जी का अमाउंट हमेशा कम रहेगा, ना कभी कांस्टेंट होगा, ना कभी बढ़ सकता है। हमेशा एनर्जी डिग्रेडिव होती आती है सिस्टम में, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो चाहे वो नेचुरल सिस्टम हो। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट, इट कैन नेवर बी डिशेप और इनवर्टेड। समझ आ गया पिरामिड। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको बताना है नेक्स्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। हेडिंग डाल लेना, आपको याद दिलाना होगा मुझे। इकोलॉजिकल, हेडिंग डाल लो, इकोलॉजिकल सक्सेस, ये आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इकोलॉजिकल सक्सेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक और यू कोई, सर, बाय सर। वेलकम वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट।